नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक को हटाया है और 20 दिन के भीतर डीएलएड प्रशिक्षितों की काउंसलिंग की जाएगी। तो भर्ती को लेकर यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने परीक्षा के ऊपर लगी रोक को हटा दिया है और 20 दिन के भीतर काउंसलिंग भी होनी है। मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सारी प्रक्रिया जो इतने दिन से लंबित हो गई, हम जो योग्य डीएलएड प्रशिक्षित जो नौजवान हैं उनको डीएलएड सरकार ने कराया, उनकी नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी है। और उधर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हुई नियुक्तियों को अवैध बताया है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है और उसके निशाने पर उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। आपका कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने साल 2017 और 19 के बीच सभी नियम कानून के खिलाफ जाकर अपने और भाजपा के चहेतों को ओपन यूनिवर्सिटी में मनमाफिक पोस्टिंग से नवाजा था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ओपन यूनिवर्सिटी में सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 8 पदों पर नियुक्ति में बड़ा घोटाला हुआ है। इन सभी 8 पदों पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कुलपति के रिश्तेदारों और भाजपा के नेताओं के करीबियों की ही नियुक्ति हुई है। तो ये बड़ा आरोप है आपका। जब रिजल्ट आता है उन्हीं 8 लोगों का नाम उसमें होता है और उन 8 लोगों के बारे में आप जानेंगे तो आपको और हैरानी होगी। इन सब में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के पीआरओ, कुलपति जी के रिश्तेदार, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके रिश्तेदार, तो सब वो लोग भर्ती किए थे, अपने करीबी और नातेदार इन्होंने भर्ती किए। और यहीं पर ये मामला खत्म नहीं होता। जब इनकी भर्ती होती है तो पूरे राज्य के अलग अलग कार्यालयों के लिए होती है, जबकि वहाँ पर ना जाकर के हल्द्वानी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ऐश कर रहे हैं। और जबकि मंत्री जी का पीआरओ जो गोविंद सिंह हैं वो वापस मंत्री जी के साथ ही रहते हैं और इनकी जगह पर सारे कार्यालयों में जो प्रोफेसर हैं उनसे अतिरिक्त काम लिया जाता है। 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच यात्रा बनाम यात्रा का सियासी खेल शुरू हो रहा है। कांग्रेस कल से श्रीनगर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है, तो उसी दिन कांग्रेस पार्टी खटीमा सीट से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। इन दोनों यात्राओं की कल ही शुरुआत होने जा रही है। यात्रा से पहले भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस पहले तो आपस में ही उनका दिक्कत है उनके साथ। 4.5 साल में भी दिक्कत रही, विधानसभा में, विधानसभा के बाहर विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा पाए। आपस में लड़ाई झगड़ा, कौन नेता बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा, किसके नेतृत्व में क्या होगा, इसी में लड़ाई है उनकी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने उनको नकार दिया पूरी तरीके से। और जनता की नज़रों से नकारा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो फिर राजनीति में खड़ा नहीं हो सकता। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाले या जन आशीर्वाद रैली निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित रैली निकालनी चाहिए या प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए या क्षमादान यात्रा निकालनी चाहिए। निकालें तो वो ठीक रहेगा भारतीय जनता पर, क्योंकि विगत 4.5 सालों में जो पाप किए हैं इस प्रदेश में, उन्होंने इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, नौजवानों को परेशान करने का काम किया। तो बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने गैस के बढ़े दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर प्रदर्शन किया। तो महंगाई का मुद्दा हावी रहा। जहां पर देहरादून में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आई। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। महंगाई और गैस सिलेंडर में पिछले दिनों फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कहना चाहते हैं कि जब 2014 के अंदर
गैस के रेट जरा से बढ़े थे तो आपने चूड़ियां भेंट करने का काम कर रही थी प्रधानमंत्री को। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रधानमंत्री कानों के अंदर जो है अपने उंगली देके रुई देके बैठे हुए हैं, किसी की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। रुद्रप्रयाग में उधर हरियाली महोत्सव के दौरान हंगामा हो गया। विधायक और ग्रामीणों के बीच विवाद में ग्रामीणों ने महोत्सव स्थल पर जितने पोस्टर लगे थे उसे फाड़ डाला। दरअसल ग्रामीण सड़क की समस्या को लेकर विधायक जी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन विधायक के साथ उनकी नोकझोंक हो गई। इसी पर ग्रामीणों को इस कदर गुस्सा आया कि विधायक के नाम वाले जितने पोस्टर थे फाड़ डाले और हंगामे की तस्वीर आपके सामने है। में वन भूमि है और काफ़ी बड़ी मात्रा में बांध के पेड़ है, तो वो शासन में गया हुआ है। जैसे ही उससे वन विभाग में नोडल अधिकारी के यहाँ उनकी फाइल पहुँची है और जैसे ही उसमें क्लियरेंस मिलेगी तो वो सड़क का काम प्रारंभ करवा देगा। और उधर रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ नोकझोंक की खबर है। ठगी के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे थे, जिस पर उनकी पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में हंगामा हो रहा है। एक तरफ खाकी पहने पुलिसकर्मी हैं और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता। ठगी के एक मामले में भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली पर पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। इसी पर उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके साथ बदसलूकी की। अधिकारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं। एक 420 के अभियुक्त को लेके कुछ लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। उसको लेके एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, जो आपके द्वारा मुझे बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में एसएसपी महोदय ने सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे उसमें जांच करेंगे। मगर सवाल ये है कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की किसी बात को लेकर नाराजगी थी भी, तो फिर खाकी के रखवाले इस तरह से आग बबूला क्यों हो गए? कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, इसलिए इन तस्वीरों में तो पुलिस वाले ही हद पार करते नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या कानून के रखवालों के ऊपर वर्दी का गुरूर इतना चढ़ा है कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हत्या के दोषी युवक युवती को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बताएं, 2018 में युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। पति की हत्या में युवती शामिल थी। शिक्षिका के पद पर यह युवती तैनात थी। प्रेमी हरिद्वार में कांस्टेबल पद पर तैनात था। अब इस पूरे मामले पर फैसला यह है कि इन दोनों को सजा मिली है। उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। 26वीं बरसी के मौके पर उन लोगों को याद किया गया जो पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। सभी ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। और एक ही मांग है, दूसरे कोई मांग नहीं है। बाकी वो आप सबके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हम शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो भी काम होगा उस काम को करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भावों में भगवान होते हैं और हमारा भाव अच्छा है, हम काम करना चाहते हैं, हम उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर
जो नई स्कीमें हो सकती हैं उन नई स्कीमों को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु से प्रार्थना है जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम हमेशा श्रद्धांजलि में इसी तरह से आते रहें और जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम उतनी कम है। तो मसूरी गोलीकांड के मौके पर शहीद आंदोलनकारियों के परिवार वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद ने। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है और मसूरी गोलीकांड में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने को खोया है। आंदोलन को लेकर क्या कुछ जानते हैं, यहाँ पर किस तरीके का वो मंजर था, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 1994 की जो घटना थी, किस तरीके का मंजर था और कैसे आपस में भिड़ंत हुई और हमारे कितने लोग इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए? उत्तराखंड का आंदोलन बड़ी पूर्व शांति के हिसाब से चल रहा था। हम लोग अपना यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। इन लोगों ने 1 तारीख रात को जो है पीएसी का या हमारे लोगों को अरेस्ट करके और पीएसी का कैंप यहाँ पे स्थापित कर दिया। सवेरे जब हम आते हैं अपने लोगों को यहाँ पे नहीं पाते तो हम इन लोगों से मिले, एसडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब भी थे उस टाइम पे, इन लोगों से मिले। हमने कहा भाई हमारे साथी कहाँ हैं, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ जब उसके बाद जो है हमेशा शांतिपूर्वक हमारा जुलूस आता था। जुलूस आया तो जुलूस से जैसे ही अंदर यहाँ एंटर किया इसमें भवन में, तो जो पीएसी के जवान अंदर बैठे तो उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें कि हमारी ये 6 शहादतें चली गई। हमेशा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। उत्तराखंड के लोग बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं, किसी के पास एक लट्ठी तक नहीं रहती है। दिन को मैं आज तक मुझे ऐसे लगता है वो घटना जैसे कल ही हुई होगी। मेरी मम्मी सुबह हम सबको नाश्ता करवा के ठीक ठाक से गई थी। सिर्फ शांतिपूर्वक मोहल्ले के सब औरतें गई थी, लेकिन तब हमें ये पता नहीं था कि आज हमारी माँ वापस आने वाली नहीं है। जैसे 1 हफ्ते से लगभग ऐसा धरना चल रहा था। डेली और लेडीज़ जाती थी, शाम को 5 बजे आ जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जल्दी यहाँ पे गोली वगैरह जो भी हुई, हम तो खैर यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी भी साथ में थे। तो वो उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे पीएसी के जवान आए, सारे धरना में जितने भी लोग शामिल थे वो वहाँ पे गए कि आपने कैसे हमारे धरना स्थल में पीएसी के लोगों को ठहरा दिया, इन्हें हटाइए यहाँ से। तो वो एक तरह से गुंडागर्दी करने लग गए। उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन काले अध्याय और काले दिन के रूप में यहाँ मनाया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, मसूरी। हरिद्वार के लक्सर से लूट की बड़ी खबर मिल रही है, जहां तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीण से लूट करके एक बैग को लूट करके कुछ बदमाश फरार हो गए हैं। अब पुलिस इन लुटेरों की तलाश में है। 3000 रुपए और कुछ सामान था ग्रामीण के पास, जिससे ये लूट करके बदमाश फरार हो गए। मसूरी गोलीकांड के मौके पर उन राज्य आंदोलनकारियों को याद किया गया जिन्होंने अलग राज्य के लिए अपनी शहादत दी थी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की 4 बड़ी घोषणाएं भी हम आपको दिखाते हैं। जो क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर से लगभग जगह जगह से लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, आंदोलनकारी भाई बहन मिलते हैं, उनका जो चिन्हीकरण था वो चिन्हीकरण बंद हो गया था। 2018 के बाद उसमें काम नहीं हुआ है। मैंने कहा है कि हम नया शासनादेश जारी करके उसको 31 दिसंबर 2021 तक पुनः चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवाई जाएगी। सम्मान स्वरूप 3100 रुपये पेंशन मिलती है। उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रितों को पति पत्नी को ये पेंशन आगे भी दी जाएगी। बात करी पहले जो कर रहे हैं विभिन्न विभागों में कार्यरत जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उस पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे, किसी को वहां से हटने नहीं देंगे। उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। उनको उन उद्योगों में भी जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें जो है समुचित व्यवस्था उनके लिए हो। अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो हमारे आंदोलनकारियों को
इलाज की सुविधा प्रदान होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं मिलती है। मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवार शहीद स्थल पहुंचे। इस दौरान शिफनकोट के बेघरों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पहले तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बाद में ये प्रदर्शन करने लगे। उधर सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। हेलो हेलो, अरे पिल्लू जी, शिफनकोट के हमारे भाई बंधु हैं, उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है। अभी क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है उसको एक बार बैठाल कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो है जो हमारे शिफनकोट के लोग हैं उनका फैसला करेंगे। 1 साल हो गया है और इसी सरकार ने हमको जो है कोरोना काल में, जब महामारी कोरोना काल चल रहा था, तब जो है हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग आदमियों को, जो बीमार लोग थे उनको जो उस टाइम जो है मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया था। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा था कि जब घर टूट रहे थे वहाँ पे, उन्होंने जब वहाँ पे फोर्स लगा रखी थी, इतनी फोर्स लगा रखी थी कि इतना जो है उनको ये लगा कि यहाँ कोई गुंडा लोग रहते हैं, जबकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने वहाँ पे पूरा जो अपनी दादागिरी के हिसाब से हमारे घर तोड़वाए हैं। उधर मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जुबान फिसल गई, जब कार्यक्रम के दौरान गणेश जोशी ने मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया। आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। अब बात करते हैं कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। 4 धाम यात्रा मार्ग पर बने गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह की भी अगर स्थिति देखें तो ये वीरान नजर आ रहा है। पर्यटक आवास गृह में काम करने वाले कर्मचारी खासा परेशान हैं। ऐसे में गेस्ट हाउस में काम करके वो कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार करते नजर आए।